न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में होंगे शामिल। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच सियासी खींचतान तेज। राज्य में सत्ता के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हाईकमान को ठहराया जिम्मेदार। तमिलनाडु में समुद्र तट के करीब पहुंचा चक्रवात दितवा। समुद्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। नागपट्टिनम और थूथुकुडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल भराव। चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लिए भारत बना मददगार। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 27 टन मानवीय सहायता भेजी गई। एनडीआरएफ की टीमें भी मदद के लिए रवाना। अमेरिका ने अफगान नागरिकों को वीजा जारी करने पर लगाया प्रतिबंध। प्रत्येक विदेशी नागरिक की होगी गहराई से जांच और स्क्रीनिंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात दितवाह का कहर जारी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और कल सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंच सकता है, जिसके बाद मौसम एक बार फिर रुख बदल सकता है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कुड्डालोर, मयिलाडुथुरै और विलुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पुदुकोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम, चेन्नई सहित कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। पेरम्बलूर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मयिलाथुरै, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, पुदुकोट्टई, पुडुचेरी और कार्यक्रम में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं विलुपुरम, तंजावुर और तिरुचि जिले में केवल स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। चक्रवात दितवाह की वजह से हवाई यातायात भी प्रभावित हुए हैं। तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। श्रीलंका चक्रवात दितवाह के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहा है। बाढ़ और भारी बारिश के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है और 34 लोग अब भी लापता हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका के लिए आपातकालीन सहायता भेजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी दी कि भारत की ओर से लगभग 27 टन मानवीय सहायता भेजी गई है। इसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, स्वच्छता किट और खाद्य सामग्री शामिल है।
बता दें कि भारत ने शुक्रवार को भी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से श्रीलंका में राहत सामग्री भेजी थी। बिगड़ते हालात के बीच भारत ने श्रीलंका को सभी संभव सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा का कहर जारी है। भारत की ओर से लगातार ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मदद भेजी जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए 80 एनडीआरएफ कर्मियों का दल श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। आईएएफ के IL-76 विमान हिंडन एयरबेस से सुबह 4 बजे कोलंबो के लिए रवाना हुई। इनके साथ ही इन्फ्लेटेबल बोट्स, हाइड्रोलिक कटिंग और ब्रीचिंग टूल्स, संचार उपकरण, मेडिकल फर्स्ट एड किट और बचाव सामग्री वहां भेजी गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच खींचतान जारी है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने मौजूदा कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस में इस संकट के लिए सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान की लंबे समय से अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये संकट ना तो अचानक आया और ना ही इसकी उम्मीद थी, बल्कि ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है। Leaders here of the Congress party who are in the responsible position and also our high command representative, whoever it may be, I think they should have foreseen some of these developments. It's not a sudden development. This is a development which is ongoing development last 6 years. I mean last 2.5 years. Conducive situation for the Congress party in Karnataka is being, destroyed. Congress leadership should step down and, all difficulties, people who are in charge of the states, they should brief from time to time, what is the situation here. But that is not being done. There is nobody is made accountable. बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र पर कहा कि इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की 2 प्राथमिकता हैं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। यह विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है। हमारे प्रोटेम स्पीकर जो हैं, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ करवाएंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। और युवाओं को रोजगार हम तभी दे सकते हैं जब उद्योग और उद्योग विभाग को जो है सही तरीके से लोगों के लिए रोजगार का मुहैया कराने का एक साधन बनाए। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार से बाजार विशेषज्ञों में खासा उत्साह है। सन मास्टर एग्री फोटोवोल्टेक्स के सीईओ सुरेंद्र आहूजा ने कहा कि भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक संकेत है कि हमारी वृद्धि और हरित महत्वाकांक्षाएं साथ साथ चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी हमारे आर्थिक परिवर्तन की अगली दशक को ऊर्जा प्रदान करेगी। India's 8.2% growth in Q2 financial year 26 is not just a number, it's a signal that our growth and green ambitions can move together. As a leader in the renewable sector, I can say with confidence that solar and clean energy are no longer supporting acts, they are central to Indian economic story. Every megawatt of solar we add in creating jobs, cutting fuel imports and improving energy security while helping the world fight climate change. If we continue to provide policy stability, ease of doing business and faster grid and storage integration, India can attract massive green capital, scale domestic manufacturing and emerge as the global hub for affordable, reliable, clean energy. भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार पर उद्योग जगत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अध्यक्ष व्योम अग्रवाल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 8.2% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। ये तेजी मजबूत नीतिगत फैसलों का नतीजा है।
India continues to lead as the world's fastest growing major economy, recording a strong 8.2% GDP growth in Q2 FY26. This momentum is being powered by a strong policy environment that is energizing the capital goods and the construction equipment sector. With lower income tax rates, GST rationalization, and improved liquidity, the demand pipeline for the coming years is strong. We are also seeing a revival in private capex, and the investment cycle is creating a multiplier effect on the economy. और नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई 16 दिसंबर तक टल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई में पीएमएलए स्पेशल कोर्ट की ये तय करना था कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को बतौर आरोपी समन जारी किया जाए या नहीं। इससे पहले ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी और 2 कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पीएमएलए के तहत मामला बनता है। ईडी ने दावा किया कि यंग इंडियन कंपनी का गठन ही एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के मामलों के प्रभारी थे। इसी दौरान उन्हें यंग इंडिया का निदेशक भी बनाया गया, जिसके बाद 19 दिसंबर 2010 को यंग इंडिया ने एजेएल को चिट्ठी लिखकर कर्ज की अदायगी या उसे इक्विटी में बदलने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा यंग इंडियन को 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले एजेएल से 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी मामलों के प्रभारी होने के नाते राहुल गांधी की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। साथ ही आरोपियों सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एजेएल से 90 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि एजेएल की कीमती और आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बैंकॉक से गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक में हुआ था वो फरार, और गैंगस्टर हरसिमरन को भारत करवाया गया था डिपोर्ट और बैंकॉक से दुबई और फिर यूएस भागने की फिराक में था हरसिमरन। यानी एक बड़ी कामयाबी इस वक्त मिलती हुई नजर आई। गैंगस्टर हरसिमरन को पकड़ लिया गया है और बैंकॉक से दुबई और फिर यूएस भागने की फिराक में था हरसिमरन। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ी कामयाबी बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर हरसिमरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बैंकॉक से गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक फरार हो गया था और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिव्यांशु। उनसे बात करते हैं। दिव्यांशु, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस को और गिरफ्तार कर लिया गया है हरसिमरन को, तो पूरी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और इस जॉइंट ऑपरेशन में हम कह सकते हैं कि गोल्डी ढिल्लो जो गैंगस्टर है उससे जुड़ा एक गैंगस्टर जिसका नाम हरसिमरन उर्फ बादल है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में ये लखनऊ से बैंकॉक भाग गया था। एक फर्जी पासपोर्ट जो है इसने बनाया था और कहीं ना कहीं बैंकॉक से दुबई और दुबई से
कहीं ना कहीं यूएस भागने की ये फिराक में था। इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम पहली की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल नवंबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने एक शार्प शूटर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। उसके पास से जब कुछ हथियार बरामद हुए और दिल्ली पुलिस ने जब उसका सोर्स पता किया तो उसने बताया कि उसने हरसिमरन से ये हथियार प्रोक्योर किए हैं, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस को हरसिमरन की तलाश थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि हरसिमरन ने एक राजेश नाम का जो पासपोर्ट है, जो फर्जी पासपोर्ट है, जो कि गोरखपुर के एक एड्रेस से उसने बनाया है, उसके जरिए वो बैंकॉक फरार हो गया है। जिसके बाद से ही एक लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया, एलओसी खोली गई हरसिमरन के खिलाफ, और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को उसकी तलाश थी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हरसिमरन के ऊपर करीब 23 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। और कहीं ना कहीं गोल्डी ढिल्लों जो एक बड़ा गैंगस्टर है जो कि यूरोप में बैठा है, उसने ही उसको कहा था कि सबसे पहले बैंकॉक पहुंच और उसके बाद वहां से दुबई और दुबई से यूएस पहुंच। और कहीं ना कहीं जो गोल्डी ढिल्लों गैंग का जो एक सदस्य है, ये कहीं ना कहीं यूएस में बैठकर इस पूरे गैंग को चलाने की फिराक में था। लेकिन जब वो दुबई से वापस बैंकॉक पहुंचा, क्योंकि वो आगे जब जा नहीं पाया, यूएस नहीं जा पाया, तो उसको बैंकॉक वापस डिपोर्ट किया गया। और जैसे ही वो वापस बैंकॉक पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगती है, सेंट्रल एजेंसीज को इसकी भनक लगती है, और कहीं ना कहीं जो बैंकॉक की लोकल अथॉरिटीज है उससे संपर्क किया जाता है और सबसे पहले हरसिमरन को वहां पर डिटेन करवाया जाता है। और उसके बाद उसको अब डिपोर्ट करा के भारत लाया गया है और यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल। हरसिमरन को दिव्यांशु जब गिरफ्तार किया गया तब वो अकेला था, या फिर अगर हम आपसे अब ये जानना चाहें कि अब उसे दिल्ली वापस लाने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, आपके पास की क्या जानकारी होगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके ऊपर 23 पुराने मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। सबसे लेटेस्ट मुकदमे की बात करें तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसने एक बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। और इसके अलावा कुछ ऐसे पुराने मुकदमों में आई विटनेस भी हैं जिनसे इसने जो है धमकी दी थी, उसको कई तरह की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। तो ये तमाम अलग अलग केसेस इसके खिलाफ दर्ज हैं। और जो मुखर्जी नगर केस की बात कर रहा हूं, जो सबसे आखिरी बार इसमें दर्ज हुआ है, वो स्पेशल सेल ने दर्ज किया है। तो अब इसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर यूएस ये क्यों जाना चाहता था, किससे मिलना चाहता था, और इसके अलावा जो इसके बाकी सदस्य हैं उन तक भी पहुंचने की फिलहाल पुलिस कोशिश करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यानी सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई और गैंगस्टर हरसिमरन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपने कई सारे मुकदमों का जिक्र किया कि उसके ऊपर कई सारे इल्जाम थे, तो क्या अब तक हरसिमरन पर कोई मुकदमा चला है या पहली बार ही हरसिमरन को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, हरसिमरन की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ये जब इसकी उम्र कम थी तो ये एक रेसलर था। कई जगह इसने रेसलिंग भी सीखी है और रेसलिंग के दौरान ही इसकी कई ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं जिससे इसकी मुलाकात हुई है। और इसके बाद ये एक बार जेल भी गया है और वहां पर ये कई सारे गैंगस्टर से मिला और उन गैंगस्टर्स ने इसको गोल्डी ढिल्लोन से मिलवाया और गोल्डी ढिल्लोन से ये लगातार संपर्क में था। और पिछले साल हम कह सकते हैं कि जब ये गोल्डी ढिल्लोन के ज्यादा संपर्क में आया, ज्यादा करीबी उसका बन गया, तो गोल्डी ढिल्लोन ने इसको सीधा बोला कि जो है मैं तुझे यूएस बुला सकता हूं और यूएस में जो है हम इस पूरे गैंग को ऑपरेट करेंगे। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इसने एक फर्जी पासपोर्ट बनाया और जिस शख्स से इसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया है उसको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो गोरखपुर के एड्रेस से ये फर्जी पासपोर्ट बना है। तो कुल मिला के अब इसके और साथियों तक जो है पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर सी बात है, ये जो गोल्डी ढिल्लोन है ये कहीं ना कहीं बहुत हम कह सकते हैं कि बड़ा गैंगस्टर है। गोल्डी ढिल्लोन, लॉरेंस बिश्नोई, जो गैंग यूरोप और यूएस से हम कह सकते हैं कि ऑपरेट करते हैं और भारत में कहीं ना कहीं जो नए लड़के हैं, जो कि कम उम्र के लड़के हैं, उनको अपने गैंग में शामिल करते हैं और कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, फायरिंग कराते हैं। इसके कई केसेस जो हैं हमने पहले देखे हैं। इसके अलावा जब एक बड़ा झटका लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लोन गैंग को तब लगा है जब अनमोल बिश्नोई को जो है सेंट्रल एजेंसीज ने भारत में डिपोर्ट कराया, तो एक बड़ा झटका वो भी है। और हरसिमरन जो कि यूएस जाकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट करने की फिराक में था, तो ये भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि इस गैंग को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है इस वक्त दिल्ली पुलिस को और यकीनन इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्यांशु और इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Welcome to the world that is future ready. Bob World. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के विमानन नियामक DGCA ने एयरबस A320 ग्रुप के विमान संचालित करने वाली सभी एयरलाइंस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। DGCA ने आदेश दिया कि जब तक आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे नहीं हो जाते, इन विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला यूरोपीय विमानन नियामक में मिले एक अलर्ट के बाद लिया गया है। इसके मुताबिक तीव्र सौर विकिरण उड़ान के दौरान फ्लाइट कंट्रोल डेटा को प्रभावित कर सकता है। इससे विमान में अचानक पिच डाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। DGCA ने एयरलाइंस को इसको लेकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सभी अनिवार्य संशोधन के बाद ये विमान फिर से सेवा में लौट सकेंगे। वहीं एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। A320 फैमिली के विमानों में जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रीअलाइनमेंट को लेकर EASA और एयरबस की गाइडलाइंस के बाद एयरलाइन के इंजीनियर 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने पुष्टि की है कि प्रभावित विमानों में से 40% से ज्यादा पर रीसेट पूरा हो चुका है और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे फ्लीट में प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तकनीकी प्रक्रिया के कारण कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है और नेटवर्क पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। हालांकि कुछ उड़ानों में हल्की देरी या रीशेड्यूलिंग संभव है। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस ऑनलाइन चेक करें या एयर इंडिया के कॉन्टैक्ट सेंटर से संपर्क करें। और राजस्थान के अजमेर में आगामी उर्स मेले के पहले ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम यहां स्थायी या अस्थायी सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर रही है। वहीं कानून व्यवस्था के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से के आसपास शुरू हो गई थी। और अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने शरण से जुड़े सभी मामलों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम सुरक्षा मापदंडों को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है ताकि हर विदेशी नागरिक की गहराई से जांच और स्क्रीनिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक सभी जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक फैसले लंबित रहेंगे। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बताया कि अफगान पासपोर्ट
धारकों के वीजा जारी करना भी फिलहाल रोक दिया गया है। हांगकांग के ताइपो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वांग फुक कोर्ट परिसर में बचाव अभियान पूरा कर लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हांगकांग के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा कि उसने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।